Assalamu alaikum dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. My name is Marieksa. Today we are going to continue our course lectures. First of all, before we are going to start our first lecture, we should have a quick look into the previous lecture we have covered so far. Now here you can see on the screen what we have. I have written some lectures whatever we have covered previously. सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिसमें हमने देखा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, क्या टेक्निक्स हैं और कौन सी डेटाबेसेस हैं जहां से हम बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देखा जिसमें हमने सेल को डीपली स्टडी किया कि सेल में हम किस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डोमेन में स्टडी करते हैं। देन उसके बाद रिसर्च प्रेजेंटेशंस हुई थी जिसमें हमने गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया था और वो उस इन ऑर्गेनाइजेशंस में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डोमेन में क्या क्या काम हो रहा है इसके बारे में भी हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि एप्लीकेशंस और क्या चैलेंजेस हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू टूल्स और डेटाबेसेस जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में वर्क करती हैं, हमने उनको भी देखा और उसको स्टडी किया। उसके अलावा सीक्वेंस अलाइनमेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एक एप्लीकेशन में से एक एग्जांपल है जिसको हमने डॉट प्लॉट के थ्रू सॉर्ट आउट किया। उसके अलावा हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट की अनदर एक एग्जांपल है प्रोग्रामिंग डायनामिक में, दैट इज फॉर नीडलमैन वंश एल्गोरिथम। इसके बाद सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमने स्टडी किया था जिसमें हमने डीएनए से आरएनए कन्वर्जन्स को देखा जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर हमने आरएनए से ट्रांसलेशन को स्टडी किया जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। Now the last topic is our first lecture will become reverse vaccinology. रिवर्स वैक्सीनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखेंगे इसकी क्या बेसिक्स हैं और बेसिकली आजकल जो कोरोना वायरस से हम सफ़र कर रहे हैं उसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ये टॉपिक आई होप कि सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कोरोना वायरस को स्टडी करें और उसकी वैक्सीन सीक्वेंस को कोरोना वायरस के लिए हम एक वैक्सीन सीक्वेंस डिजाइन कर सकें। तो चलें आज का फर्स्ट लेक्चर हम देखते हैं कि वो क्या है। ओके हाँ, तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, अपने फर्स्ट लेक्चर पर और उसका थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगेन एक प्रिसाइज डेफिनेशन देख लेते हैं, हाउ डज इट वर्क। उसके अलावा हम कोरोना वायरस को थोड़ा सा देखेंगे कि कोरोना वायरस बेसिकली है क्या और 3 फेटल कोरोना वायरसेस को देखेंगे और फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस जो SARS-CoV-2 है उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसके कुछ सिम्टम्स को स्टडी कर लेंगे और लेट्स इमेजिन टू डिजाइन अ वैक्सीन फॉर SARS-CoV-2. तो it's a very good opportunity that we can make a vaccine sequence for the current coronavirus disease. इसके बाद फिर हम कुछ स्टेप्स को भी देखेंगे जो हमने कोरोना वायरस के लिए रिवर्स वैक्सीनोलॉजी के लिए फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स को भी हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं और हम इसका प्रैक्टिकल वर्क लैब के थ्रू भी करेंगे। ओके, व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स? As we know, an interdisciplinary field that develops methods and software tools for understanding large and complex biological data. हम सबको पता है कि बायोलॉजिकल डेटा बहुत ही ह्यूज किस्म का है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का डेटा है जिसको एनालाइज करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स और टूल्स की जरूरत पड़ती है।
हाउ डू बायोइन्फॉर्मेटिक्स वर्क्स, और आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स काम कैसे करती हैं। सबसे पहले हमें कोई भी बायोलॉजिकल किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं यूजिंग कंप्यूटर और एनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इसके बाद हम उस सोल्यूशन को बायोलॉजिकल सोल्यूशन में अगेन ट्रांसफर करते हैं। फिर इस तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या करती है, काम करती है। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक कोरोना वायरस। हम सबको पता है कि कोरोना वायरस सॉरी वी आर सफरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस बेसिकली क्या है, कोरोना वायरसेस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ different viruses, or sorry, of the same viruses that belong to the one family, but और लेकिन इसमें हम ये भी वो there are hundreds of this kind of same viruses, like जैसे कि हमें फ्लू होता है और वो क्या होता है कि हमें माइल्ड उसके सिम्टम्स होते हैं, हमें उसमें ज़्यादा लाइक हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, लाइक वो कुछ दिन के लिए आपको रहता है और कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। जैसे कि कोरोना जो कोविड-19 है उसमें भी यही होता है कि 14 डेज तक अगर उसकी पर्सन की कोई ऐसी पर्सन की इम्यूनिटी वर्क करती है, सुटेबल होती है उस पर्सन के लिए, तो वो 14 डेज में रिकवर भी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जो कोरोना वायरस की फैमिली में से है, जैसे कि सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोव-1, ये 1 मतलब जो पहले एक वायरस था। और नंबर 2 इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड नंबर 3 इज सार्स कोवी-2। अब हम देखते हैं कि सार्स कोरोना वायरस सार्स कोवी emerged in November 2002 and caused severe acute respiratory syndrome. That virus disappeared by 2004. ये 2002 में इमर्ज हुआ था और इट्स अ वेरी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं या उसको उसका फेलियर होता है। 2002 में ये इमर्ज हुई थी, 2004 में ये डिसअपियर हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज मर्स, is caused by MERS coronavirus, transmitted from an animal reservoir in camels. MERS was identified in September 2012 and continues to cause irregular and localized outbreaks. ये 2012 में आइडेंटिफाई हुई थी। इसके अलावा जो थर्ड कोरोना वायरस है जो कि हमारी करंट सिचुएशन है, the third novel coronavirus to emerge in this century is called SARS-CoV-2। जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा कि वो SARS-CoV था और अब जो है SARS-CoV-2 है और इसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। कोविड-19 इस तरह से कहते हैं कि कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। इट कॉजेज कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसका शॉर्ट फॉर्म कोविड-19 है। हम इसको SARS-CoV-2 भी कहते हैं और कोविड-19 भी कहते हैं, ठीक है। Which emerged from China in December 2019 and was declared a global pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. I hope कि यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा कि हमारे पास डिफरेंट कोरोना वायरसेस हैं, मीन्स दैट एक ही फैमिली में एक ही तरह के वायरसेस बिलोंग करते हैं, मतलब उन वायरसेस की काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं, यानी कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तक के लिए डैमेज कर सकते हैं, मतलब इस तरह के वायरसेस हो सकते हैं। लेकिन उसमें से जो 3 वायरसेस को हमने स्टडी किया है कि वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास सार्स कोरोना वायरस है यानी कि सार्स कोवी, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स, थर्ड वन इज सार्स कोवी-2 और कोविड-19। तो जो सार्स कोवी की फैमिली में से एक सार्स कोवी-2 है, ठीक है। ये वाला वायरस हमारी अभी जो पाया जा रहा है वो सार्स कोवी-2 है और उसको हम कोविड-19 भी कहते हैं। Okay. SARS-CoV-2 can cause COVID-19. Okay. Definition of SARS-CoV-2 is the coronavirus that is causative agent of COVID-19. Coronavirus जो SARS-CoV-2 है वो COVID-19 को
पॉजिटिव एजेंट है। इसी तरह से कोविड-19 मैंने इसलिए आपके लिए लिख दिया कि कोविड-19 जो है कोरोना वायरस डिजीज 2019, इस तरह से इसको नाम दिया गया है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 का जो स्ट्रक्चर है इसको आप डिटेल स्टडी कर लेते हैं। इसमें ये जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल बाय स्पाइक्स की तरह है, इसको हम स्पाइक्स प्रोटीन कहते हैं। और क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ स्पाइक्स। एंड द सेकंड लेयर इज एनवेलप, जिसके अंदर उसने अपने आप को कवर किया हुआ है, वायरस को का जो मटेरियल है उसको कवर किया हुआ है। देन उसके बाद आता है वायरल टेग्यूमेंट। वायरल टेग्यूमेंट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन और अमाइनो एसिड चेन, आपको जैसे कि नजर आ रही है। इसके बाद ये जो आप सब जानते हैं कि सेल के अंदर जो मेन पार्ट है वो वायरल जीनोम है, ठीक है। और इसको भी कवर किया गया है न्यूक्लियोकैप्सिड में, जैसे किसी कैप्सूल के अंदर आप जो मटेरियल है उसको डाल देते हैं। तो हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है उसकी क्या क्या लेबलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वायरल जीनोम है इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती है। सबको पता है कि वायरस क्या है, कि वायरस और इट्स मेक्स इट्स कॉपीज टू डैमेज द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, चाहे वो कंप्यूटर वायरस है या वो डिजीज वायरस है, ठीक है। तो इस वायरल जीनोम की वजह से वो अपनी मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर लेता है इन द बॉडी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट सिम्टम्स, मतलब किसी को इनमें से कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, कफिंग, फीवर एंड चिल्स, मतलब उसको बुखार के साथ साथ जैसे पसीने आते हैं, और कंफ्यूजन हो सकती है, हेडेक्स हो सकता है, मसल पेन, फटीग हो सकती है, और सीरियस सिचुएशन में उसका रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, जिसको हम आसानी से, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें सांस नहीं आता और उस पर्सन को जिसको ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ता है, तो उसको वेंटिलेटर की मदद से उसको हेल्प आउट किया जा सकता है। अब हमारे पास इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन डिजाइन अ वैक्सीन फॉर कोविड-19। जैसे कि हमारी रिसेंट जो सार्स कोरोना वायरस 2 इज पेंडेमिक, मतलब ये एक आप सबको पता है कि वायरस जो है कोरोना वायरस, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि रिवर्स वैक्सीनोलॉजी में कोविड-19 क्या है। कोविड-19 हैज बिकम अ ग्लोबल पेंडेमिक, ये पूरी वर्ल्ड में फैल चुका है। आइडेंटिफाई द जीनोम ऑफ SARS-CoV-2 कोविड-19। अब यहाँ पर ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जैसे हमने देखा था कि जैसे ही वुहान चाइना के अंदर जब ये वायरस अपीयर हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने जब अपने पेशेंट्स को हैंडल किया और उनका जो जीनोम टेस्ट किया गया, फिर उसको उनका जो जीनोम था उसको उन्होंने डेटाबेसेस में जो है सेव कर दिया, जो कि हम कहाँ पर देख सकते हैं, NCBI डेटाबेस, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेन सर्च इंजन है। नाउ यूज कंप्यूटर टूल्स, दैट इज सर्वर एंड सॉफ्टवेयर। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें SARS-CoV-2 का जो जीनोम है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है, यानी कि हमने वहाँ कहाँ सर्च करना है, कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, जो NCBI की डेटाबेस है। और बेसिकली जो SARS-CoV-2 है वो प्रोटीन की फॉर्म, प्रोटीन स्ट्रक्चर बेस्ड है, तो हम उसका प्रोटीन सीक्वेंस सर्च करेंगे, ठीक है। अब हम जब हमने जीनोम सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, तब हम क्या करेंगे, यूज कंप्यूटर टूल्स। कुछ हमारे पास वेब सर्वर्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, एनालाइज SARS-CoV-2 genome. Computer will identify potential vaccine candidate regions using different algorithm. इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम एक पोटेंशियल वैक्सीन
कैंडिडेट यानी कि पोटेंशियल वैक्सीन सीक्वेंस रीजन्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे while using different algorithms. हमें यहाँ पर फिलहाल तो अभी हमें खुद से ऐसा कोई एल्गोरिथम अप्लाई करने की जरूरत नहीं. ऑलरेडी कुछ वेब सर्वर्स और टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उस SARS-CoV-2 जीनोम को एनालाइज करेंगे, उसमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे. देन यूज दोज आइडेंटिफाइड रीजन्स. अब वो आइडेंटिफाइड रीजन्स क्या होंगे? these are must be called epitopes to prepare a vaccine. आगे चल के हम epitopes को देखेंगे कि epitopes होते क्या हैं. ये फर्दर कुछ स्टेप्स हैं, इसमें से कुछ टर्म्स आपके लिए डिफिकल्ट होगी लेकिन डोंट बी अफ्रेड, हम इसको लर्न कर लेंगे. हम इसको आसानी से समझ भी जाएंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे. Okay, steps of reverse vaccinology में first of all again we are going to say that retrieval of protein sequence. हमें protein sequence को retrieve कर लेना है, identify कर लेना है कहाँ से, database से. Selection of proteins, फिर हम उसमें से जो protein का selection कर लेंगे. हमें सारा sequence की में भी जरूरत ना पड़े, हमें just कुछ protein select कर लेनी है. फिर उसके बाद CTL. CTL is cytotoxic T lymphocytes epitopes prediction. CTL epitopes prediction, HTL epitopes prediction. फिर हमने उसकी भी सेक्शन करनी है. अच्छा, अब क्या है कि epitopes हम आगे अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि epitopes क्या होते हैं. तो CTL epitopes की प्रेडिक्शन करनी है और HTL epitopes की प्रेडिक्शन करनी है. तो आइए अब हम देखते हैं कि epitopes होता क्या है. Okay. Here it is epitope, part of an antigen recognized by immune system, specifically by antibodies, B cells और T cells. अब यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि epitope क्या है कि ये एक एंटीजन का पार्ट होता है और ये इम्यून सिस्टम इसको रिकग्नाइज कर लेता है स्पेसिफिकली बाय एंटीबॉडीज. जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, जिसमें से एंटीबॉडीज, बी सेल्स और टी सेल्स ये हमारी इम्यून सिस्टम में को बूस्टअप करने में हेल्प आउट करती है. तो जो हमने एपिटॉप उस सीक्वेंस जो वायरस का सीक्वेंस है उसमें से हमने एपिटॉप्स, सीटीएल एपिटॉप्स और एचटीएल एपिटॉप्स को सर्च आउट करना है. ठीक है, फिल्टर करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है या उसको प्रिडिक्ट करना है. तो जब यहाँ पर देखिए एंटीजन क्या है, ये जो ब्लू एरिया आपको नजर आ रहा है ब्लू, यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं एंटीजन्स. और एपिटॉप्स क्या है कि यहाँ पर एपिटॉप्स अटैच होंगे और ये जो वाई फॉर्म में आपको पूरा नजर आ रहा है इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं. एंटीबॉडी ने एंटीजन को रिकग्नाइज कर लिया. ठीक है, तो एपिटॉप्स बेसिकली कौन सा ऐसा रीजन है ये पूरे एंटीजन में उसने जस्ट इस चीज को रिकग्नाइज किया और एंटीबॉडी ने जस्ट इस पीस को रिकग्नाइज किया. तो इस पीस को हम क्या कहते हैं, एपिटॉप. आई होप यहाँ पर आपको एंटीबॉडीज, बी सेल्स और टी सेल्स की समझ आ गई. बी सेल्स और टी सेल्स को आगे भी हम देख लेते हैं कि उससे क्या हम फर्दर डिटेल में देख सकते हैं कि क्या है. T cells and B cells. T cells called thymus cells and B cells called bone marrow or bursa derived cells are the major cellular components of adaptive immune system. T cells, B cells, आपको bone marrow आपको पता है कि जब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम या कुछ वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो हम अपने सिबलिंग्स जो होते हैं बोन मैरो जो है हम उनसे हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर टी सेल्स और बी सेल्स को आप की समझ आ गई होगी कि ये क्या ये इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ द अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम. अगर ये सेल्स बॉडी में है, हमारे ब्लड में है, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं. ठीक है, टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन द सेल mediated immunity where B cells are primarily responsible for humoral immunity relating to antibodies. Basically क्या है, antibodies का काम करती है. ठीक है, तो इसका सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम एंड फंक्शन इज white blood cells. Now यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं. बाकी का जो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा
और अगर आपकी क्यूरीज होंगी तो आप क्वेश्चन एंड पर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।